तो बच्चों आज जो है डे 15 है हम लोग के क्रैश कोर्स का। टॉपिक है हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और इसको भी हम लोगों ने कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो इट इज पार्ट फर्स्ट। और इसमें जो टर्म आ रहा है वो है इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी को सीखना है तो ऐसे सीखेंगे यहाँ से कि ये कोई बॉडी है हमारे पास और इसके ऊपर हमने हर पॉसिबल डायरेक्शन से फोर्स लगा के रखा हुआ है। खूब सारे फोर्सेस इक्वल अमाउंट के, हर एक फोर्स एक दूसरे का काउंटर फोर्स है। तो नेट फोर्स जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है 0। नेट फोर्स 0 है, फोर्स तो लगा ही हुआ है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी चल ही नहीं रही है। चल रही होती तो मानते था कि जो है फोर्स का ये प्रभाव है, ये प्रभाव है। अभी तो यहाँ पे कोई प्रभाव हमको यहाँ पे चलता हुआ इसके स्टेट में बदलाव तो दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं न कहीं पे परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या हो सकता है? इसका आकार बदल सकता है, इसका वॉल्यूम बदल सकता है और ये टी शेप हो सकता है। इसका इंटरमोलिकुलर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल सकता है। कुछ भी अगर बदलता है तो ये कहना कि बॉडी इलास्टिक है गलत होगा। अभी आप यहाँ से जो लगे हुए फोर्सेस हैं इन सबको हटाइए यहाँ से और देखिए कि ये वापस आने की स्थिति में आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो इसके अंदर इलास्टिसिटी का गुण है। पूरी तरह से आ रहा है तो ये परफेक्टली इलास्टिक है। आधा अधूरा आ रहा है तो ये पार्शियल या सेमी इलास्टिक है और आने की कोई टेंडेंसी ही नहीं है तो ये प्लास्टिक है। प्लास्टिसिटी इज द रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे आपको अगला टर्म जो सीखने को मिलेगा वो है स्ट्रेस का। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है, फॉर्मूला इसका होगा फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ एप्लीकेशन। फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। और इसके अगर हम 3 प्रकार की बात करें तो ये आएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और आएगा नॉर्मल स्ट्रेस और आएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। इस तरीके का ये स्ट्रेस आता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। और इसका यूनिट आप जानते ही हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन वही जो कि प्रेशर का होता है या एनर्जी डेंसिटी का होता है। एक टर्म और आने वाला है बच्चों, वो है स्ट्रेन और ये होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल। चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो यहाँ पे कहा जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन। इसके भी आप 3 काइंड कर सकते हैं और एक हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। एक हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और एक हो जाएगा शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया और शियरिंग स्ट्रेन। इस तरह से आप देखते हो कि 3 तरीके के स्ट्रेस हो गए और 3 तरीके के ही स्ट्रेन हो गए। आपस में इनके जो रिलेशन एस्टैब्लिश किया वो नियम था हुक का। हुक्स लॉ था जिसने इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया। और वो रिलेशन कैसे आता है? कहते हैं विद इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी प्रोड्यूस्ड स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। ऐसे कहेंगे, स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस और E बराबर हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। E को हमने कहा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है और ये E में इंक्रीज और डिक्रीज और remain unchanged with mixing of impurity. इम्प्योरिटी मिक्स करें तो इलास्टिसिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और अनचेंज भी रह सकती है।
ये इस बात पे जो है डिपेंड करेगा कि जो मिलाई गई इम्प्योरिटी है वो बॉडी की इलास्टिसिटी से ज़्यादा इलास्टिक था या कम इलास्टिक था, और उसका मिलाए जाने का प्रपोर्शन क्या है। इन सारी बातों पर डिपेंडेंसी होती है। और इसको अगर हम कर्व प्रोसेस में अगर दिखाएं तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। तो ये x हो गया, y हो गया, ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया, और इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ये फाई हो गया, ये भी फाई हो जाएगा, और ये स्ट्रेस हो गया, एस टी डॉट स्ट्रेस, एस आर डॉट स्ट्रेन। और स्लोप अगर आप निकालने चले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, तो ये आपको देने वाला है tan फाई बराबर हो जाएगा ही ए बी अपॉन बी सी बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर इलास्टिसिटी। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलास्टिसिटी। यहाँ पे सवाल भी आप एक देख सकते हो कि ये एक बॉडी के लिए यहाँ पे ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, दो कर्व यहाँ पे खींचे हुए हैं ए और बी। ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है। सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन ज़्यादा टेम्परेचर है। इसको phi2 आप मानो, इसको phi1 मानो। आप देख सकते हो कि phi1 ग्रेटर दैन phi2 है, तो tan phi1 ग्रेटर दैन tan phi2 है, तो E1 ग्रेटर दैन E2 है, और T1 लेस दैन T2 है, क्योंकि हम आपको इससे पहले वाले आइडिया में बता चुके हैं कि ये इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये बात हुई हमारे पास हुक्स लॉ के बारे में। अगली बात जो हम लोग को पढ़ने को मिलेगी वहाँ पे होगी यंग्स मॉडुलस के बारे में। यंग्स मॉडुलस के बारे में, ये हमारे पास कोई एक वायर है, यहाँ से ये फिक्स्ड है, इसके लोअर एंड्स और हाँ इसकी लंबाई कैपिटल L है, और नीचे की तरफ को ये F बराबर mg लोड लगा हुआ है। नतीजा आया कि इसकी लंबाई जो है वो कैपिटल L से बढ़ करके हो गई कैपिटल L प्लस स्मॉल l, और यहाँ पे ये F बराबर mg लगा हुआ था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का A था, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो आएगा वो होगा F अपॉन A, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और यंग्स मॉडुलस हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये F अपॉन A अपॉन स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, F कैपिटल L अपॉन A स्मॉल l। y इसी को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका y बराबर mgl अपॉन में पाई r स्क्वायर। अगली बात यहाँ पे जो आप सीख सकते हैं वो है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, यानी कि दिए गए लोड के लिए जहाँ पे लंबाई में परिवर्तन कम होगा वहाँ पे यंग्स मॉडुलस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम रबर और स्टील का वायर ले लें तो हम पाएंगे कि LR इज ग्रेटर देन LS। रबर के वायर में ज़्यादा इलॉन्गेशन होगा, तो इसका मतलब हो गया कि YR विल बी लेस देन YS। स्टील इज मोर इलास्टिक देन दैट ऑफ द रबर। ये बात हुई इसकी। यहाँ पे एक सवाल और आप जो है समझ लें अच्छे से कि ये सवाल आपको लगा करके इसका सलूशन बहुत मुश्किल से मिलेगा, नहीं भी मिल सकता है, और बराबरी लगाएंगे तो सवाल कुछ ही देर का होगा। सवाल समझें, कह रहे हैं कि 4 न्यूटन फोर्स पे किसी वायर की लंबाई है x, 6 न्यूटन पे इसकी लंबाई है y। सवाल कह रहा है कि 10 न्यूटन पे इसकी टोटल लंबाई बताइए। तो कहा गया 4 न्यूटन पे x है, 6 न्यूटन पे y है, यानी कि 2 न्यूटन के लिए चेंज जो आया वो y माइनस एक्स आ जाएगा। तो 1 न्यूटन के लिए y माइनस एक्स बाई 2 हो गया। कहानी यहाँ से शुरू हुई थी, 10 पे खत्म कर रहा है, यानी कि 6 न्यूटन के लिए कितना लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा,
कहेंगे 6 इंटू दिस मच, तो ये आएगा 3y माइनस एक्स। फाइनल लंबाई हमसे पूछी गई थी, तो ये आ गया है चेंज 3y माइनस 3x, और इनिशियल लंबाई x थी, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2x इज द फाइनल लेंथ ऑफ द वायर। ये बात हुई हमारे पास यंग्स मॉडुलस के लिए। अभी यहाँ पे इसी में आप एक बात और देख सकते हैं, और वो ये है कि वाई यहाँ पे ये वायर था, इस तरीके से लटका हुआ लोड था। अगर यहाँ पे ये एयर में है, बाद में इसी को किसी लिक्विड में डुबो दिया जाएगा, तो स्मॉल एल बराबर हम देख रहे हैं कि एफ एल अपॉन ए वाई है। ये एल ए है। एल ए इज द सिंबल की चेंज इन लेंथ व्हेन द this body is hanging in air। इसको मैंने कहा mgl अपॉन a इंटू वाई, और जब मैंने इसी को डुबो दिया है पानी में, तो अब नतीजा ये हो रहा है कि v रो g, रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, ऊपर की तरफ को लगेगा फोर्स ऑफ बायंसी, और ये होगा v रो एल जी, और नेट फोर्स हो जाएगा v रो g माइनस v रो एल जी, और ये एल डब्ल्यू हो गया। एल डब्ल्यू यानी कि इलॉन्गेशन व्हेन द बॉडी इज हैंगिंग इन वाटर। तो यहाँ पे एम की जगह पे जो था आप लिख सकते थे वी रो जी एल अपॉन ए वाई। अब लिख सकते हैं वी रो माइनस रो एल जी एल अपॉन ए वाई। अब यहाँ पे एक फैक्चुअल सवाल पूछते हैं कि एल ए ज़्यादा होगा या एल डब्ल्यू ज़्यादा होगा। जब जो है इसको हम डुबो दिया है हमने वाटर में, पानी में, तो ये जो इफेक्टिव फोर्स है, वेट है, वो कम हो गया, तो फिर ये भी कम हो जाएगा, यानी कि एल ए विल बी ग्रेटर देन एल डब्ल्यू। जरा इनको रख के डिवाइड कर दिया जाए, तो एल ए अपॉन एल डब्ल्यू बराबर पा रहे हो आप रो अपॉन रो माइनस रो एल, 1 अपॉन 1 माइनस रो एल अपॉन रो हो गया, तो एल ए अपॉन एल डब्ल्यू बराबर 1 अपॉन 1 माइनस रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट होता है कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी हो गया। 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी बराबर हो जाएगा एल डब्ल्यू अपॉन एल ए। 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी बराबर हो गया 1 माइनस एल डब्ल्यू अपॉन एल ए, या एल ए माइनस एल डब्ल्यू अपॉन एल ए, और रिलेटिव डेंसिटी हो गया एल ए अपॉन एल ए माइनस एल डब्ल्यू। ये भी एक सवाल हुआ यंग्स मॉडुलस के ऊपर जो बनता है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरे तरीके का मॉडुलस, और वो है बल्क मॉडुलस। करना बस यही है कि एक तरीके का स्ट्रेस लेना है, उसी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन लेना है, और हमको मिल जाने वाला है नए तरीके का मॉडुलस। अब बात करेंगे आप बल्क मॉडुलस की। तो बल्क मॉडुलस होता है इसके लिए, कहेंगे कोई भी आप 3 डायमेंशनल बॉडी ले लें। 3 डायमेंशनल बॉडी, मान लीजिए आपने क्यूब ले लिया, क्यूबाइड ले लिया, और इस क्यूबाइड के ऊपर आपने फोर्स लगाया टॉप से, ऐसे फोर्स लगाया। ये फोर्स परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा जन्म देता है प्रेशर। ये एरिया हो गया, इसका वॉल्यूम V था, V से बदल के हो गया V माइनस डी। तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, कहेंगे फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, दैट इज प्रेशर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ माइनस डी वी अपॉन पी, और ये B बराबर बल्क मॉडुलस बराबर क्या होगा, कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये आ जाएगा माइनस का P अपॉन डी वी अपॉन V। V बराबर माइनस का P इंटू V अपॉन डी वी। फिर आप देख सकते हो कि V का रिलेशन dV के साथ में इनवर्स है, जो कि स्मॉल एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y के को ही हमको और ये मजबूत करता है इस बात। एक बात और करनी थी कि बल्क मॉडुलस इज रेसिप्रोकल टू कॉम्प्रेसिबिलिटी। रेसिप्रोकल,
कॉम्प्रेसिबिलिटी के ये इनवर्स होता है। और एक बात कि ये वो मॉडुलस है जो कि तीनों में कॉमन होता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में सिर्फ और सिर्फ हो सकता है बल्क मॉडुलस। और एक बात समझेंगे कि गैसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है बल्क मॉडुलस। तो और जो गैसेस के अंदर दो तरीके के मॉडुलस होते हैं, उसमें से एक आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस होता है। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस होता है जो कि होता है P के बराबर, P इनिशियल प्रेशर के बराबर। और एक होता है एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस, ये होता है गामा P के बराबर। और गामा के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इट इज अ रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। और एक मॉडुलस और आता है हम लोग के पास, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये इलास्टिसिटी नहीं चेक करता, ये बॉडी की स्ट्रेन, मटेरियल की रिजिडनेस चेक करता है। तो ये एक हमारे पास क्यूब है, इसका लोअर एंड हाईली क्लैम्प्ड है, लोअर एंड हाईली क्लैम्प्ड क्यूब था ये, और साइड से फोर्स लगा के रखा हुआ ऐसे। एरिया ए है, ये पी क्यू जो लाइन थी वो खिसक करके आ गई है क्यू डैश पे। दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे जो ये आएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन की बात थी कि पहले हमको लाइन दिख रही थी पी क्यू एंड नाउ इट इज पी क्यू डैश। तो कहा जाएगा कि यहाँ पे जो शियरिंग स्ट्रेन आया, शियरिंग स्ट्रेन जो आया वो हो गया क्यू क्यू डैश अपॉन पी क्यू, क्योंकि क्यू से क्यू डैश की पोजीशन हमको दिखी तब रही है जबकि ये लाइन पी क्यू स्ट्रेट है। और ये हो गया tan थीटा बराबर क्यू क्यू डैश अपॉन पी क्यू। बट क्यू क्यू डैश इज मच मच स्मॉलर देन पी क्यू, तभी तो ये बॉडी रिजिड कही जाएगी। तो इसलिए tan थीटा का कन्वर्जन हो गया सिंपली थीटा। और टेंजेंशियल स्ट्रेस की जहां तक बात है, टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करेंगे तो ये F अपॉन ए हो गया। और नीटा, इसको शो करते हैं नीटा से, तो ये हो जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। और ये F अपॉन ए अपॉन थीटा, तो ये F अपॉन ए थीटा। और रिजल्ट में आप देख सकते हो कि फिर से जैसा कि यंग्स मॉडुलस था स्मॉल एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, बल्क मॉडुलस था बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी बी, वैसे ही नीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया। ध्यान रहे कि ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है सॉलिड में, क्योंकि लिक्विड और गैसेस में कोई रिजिडनेस जैसी चीज होती ही नहीं है, क्योंकि उनका तो वॉल्यूम ही जो है वेल डिफाइंड नहीं होता, शेप भी डिफाइंड नहीं होता है गैस का। और लिक्विड के केस में शेप वही होगा जो कि जिस बॉडी में उसको कंटेनमेंट किया गया है, रखा गया है, उसका जो शेप है वही लिक्विड का शेप होगा। ये हम लोग देखेंगे बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। और एक और चीज यहाँ पे है इंटर रिलेशन। तो ये तीन तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है, पाइसन्स रेशियो, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं बाद में, सिग्मा है। ये इन चार में तीन तीन के रिलेशन है। तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है। उसको समझने के लिए पहले ऐसे समझेंगे कि हमारे पास कोई एक वायर है, उसके ऊपर जो है कोई एक एंड उसका अटैच्ड है, एक एंड पे जो है लोड लगातार बढ़ाया जा रहा है। लोड लगातार बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, कहेंगे धीमे धीमे करके उसकी लंबाई थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती जाएगी। जो है थोड़े से उदाहरण से समझते हैं कि 1 केजी का हमने लोड लगाया तो लंबाई 1 सेंटीमीटर, 2 केजी का लोड लगाया तो 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये प्रपोर्शनेट टर्म में ये बढ़ता रहा। लेकिन ये ऐसा हमेशा नहीं होगा, लेकिन जब तक के होगा ये O से A वाला पार्ट में इसको शो किया गया है, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि इस समय स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन दूर कर देना चाहते हैं
सभी के दिमाग में रहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में पहले स्ट्रेस पैदा होता है, बाद में स्ट्रेन पैदा होता है। किताबों में इस बात का एविडेंस भी है, लिखा भी हुआ है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट द करेक्ट आइडिया इज स्ट्रेन पहले पैदा होता है, बाद में स्ट्रेस पैदा होता है। तो जब हम फोर्स लगाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो है जो स्ट्रेस में जो फोर्स लेते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स वो नहीं होता है जो हम लगाते हैं। एक्चुअल में ये फोर्स वो होता है जिससे बॉडी अपने आप को रिस्टोर कर रही होती है। तो यहाँ से यहाँ तक के ये हो गया आपका क्या, प्रोपोर्शनल लिमिट। बी के बाद जरा ध्यान से देखिए तो जो है जो स्ट्रेन आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अब वायर की लंबाई जो है अपने आप बढ़ने वाली है। कहा जाएगा बी पे आते आते इसने अपनी इलास्टिक लिमिट को खो दिया है। यहाँ पे एक बात को आपको और दिखाना था, वो ये था कि अब अगर आप चाहें यहाँ पे जो है लोड लगाएं चाहे न लगाएं, इतनी लंबाई तो लगातार बढ़ी ही रहेगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज परमानेंट सेट। इतना पार्ट परमानेंट बढ़ गया है लंबाई का। अब ये लोड जीरो रहेगा तब भी इतनी लंबाई बढ़ी रहेगी, यानी कि अगर लंबाई 10 सेंटीमीटर थी ओरिजिनल और ये ओपी 2 सेंटीमीटर है, यानी कि अब वायर की लंबाई 12 सेंटीमीटर रहेगी। हर हाल में इसको किसी भी हाल में बगैर काटे हुए 10 सेंटीमीटर नहीं किया सकता। बी के बाद जरा देखिए ध्यान से कि जो है कि बी के बाद यहाँ पे ब्रेकिंग जैसी जो है बातें आ रही हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्लास्टिसिटी इज रेसिप्रोकल टू इलास्टिसिटी। यहाँ पे इसका प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो गया है और सी से डी में ये पूरी तरीके से प्लास्टिक रीजन में आ गया है। और ई के पे डी से ई के बीच में अगर हमने फोर्स और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए तो ये किसी भी जगह पे ब्रेक हो सकता है। इस समय जो अप्लाइड स्ट्रेस है उसको ब्रेकिंग स्ट्रेस कहा जाएगा। और जो भी पॉइंट होता है डी हो या ई हो या इनके बीच में कोई पॉइंट हो, दैट विल बी नेम एज ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पे इंटर रिलेशंस की भी मैंने आप लोगों से बात की थी। तो वाई नीटा और सिग्मा में रिलेशन है, वाई बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। यहाँ पे एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। y बराबर 3b 1 माइनस 2 सिग्मा, 9 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन नीटा प्लस 1 अपॉन v, और सिग्मा बराबर 3b माइनस 2 नीटा अपॉन 6b प्लस 2 नीटा 3b। और ये हो गया क्या रिलेशन बिटवीन सिग्मा b एंड नीटा के बीच में। हम लोग आते हैं बच्चों यहाँ पे एक चीज और पढ़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज पायसन्स रेशियो। पायसन्स रेशियो ये क्या होता है, ये कम इम्पोर्टेंट है, ये क्या नहीं होता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेवरल एग्जाम्स इस बात के बारे में पूछ चुके हैं कि इन चार में से बताइए कौन है जो कि एक इलास्टिक कांस्टेंट नहीं है, दैट इज पायसन्स रेशियो। ये कोई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं होता। अब बात आएगी कि ये क्या होता है। पहली बात समझे, इसको सिग्मा शो करते हैं, ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस है। कहानी इसके यहाँ शुरू होती है कि ये हमारे पास कोई एक वायर था जिसकी लंबाई हुआ करती थी मानिए आप L, और इस पे और इसकी रेडियस हुआ करती थी R। फोर्स F लगा दिया गया। नतीजा हुआ ये कि ये वायर की स्थिति ऐसी हो गई, लंबाई तो बढ़ करके हो गई L प्लस डेल्टा L, और रेडियस जो है साइमल्टेनियसली घट करके हो गई R माइनस डेल्टा R। ये इस बात को भी आपको बताएगा कि स्ट्रेन कैन बी नेगेटिव। एक एक्सटेंशनल स्ट्रेन होता है, एक कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन होता है। तो जो ये लंबाई में स्ट्रेन आया है ये एक्सटेंशनल है, जो रेडियस में आया है ये कॉम्प्रेशनल है। वॉल्यूम तो वायर का फिक्स ही रहेगा, इसलिए अगर लंबाई बढ़ी है तो रेडियस को कम होना ही होना होगा। तो यहाँ पे कहा जाएगा लैटरल स्ट्रेन हो जाएगा माइनस का डेल्टा R अपॉन R, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा L अपॉन L, और सिग्मा बराबर होगा लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और ये होगा माइनस का डेल्टा R अपॉन डेल्टा L अपॉन L। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जो है पूछा गया है कि कोई वायर है जिसको कि हमने पकड़ के खींच दिया है और इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है। सिग्मा बताइए, याद रखेंगे 0.5 है। और ये कैसे आया है इसको भी एक बार देख लें ताकि जो है इस पर अगर कोई सवाल आता है तो उसको आप
कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये हमारे पास वायर हो गया, वायर का शेप हमेशा सिलेंड्रिकल का ही होगा। तो V बराबर वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एल। इसको हम रख करके अपने आप के रेस्पेक्ट में, सेल्फ रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो dV बराबर आएगा पाई आर स्क्वायर को रोक लिया, दो फंक्शन है प्रोडक्ट में है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, आर स्क्वायर डी एल हो गया, एल को रोक लिया और ये 2r dr हो गया है। सवाल कह रहा है सिग्मा बताना है, जबकि dV की वैल्यू है 0। तो 0 बराबर हो गया आर स्क्वायर डी एल प्लस 2l r dr, आर स्क्वायर डी एल बराबर माइनस का 2l r dr, एक r से एक r कट जाएगा तो ये r हो गया, dl हो गया, माइनस 2l dr हो गया। तो ये माइनस का dr अपॉन r dl अपॉन l और ये 2 हो गया। तो dr अपॉन r अपॉन dl अपॉन l बराबर माइनस साइन 1/2 हो गया। तो सिग्मा बराबर 0.5 हो गया। इस तरीके से इस सवाल का आइडिया होता है। अगर वॉल्यूम में कुछ और चेंज देते हैं या रेडियस और लेंथ में कोई परसेंटेज एरर देते हैं, चेंज देते हैं, उसको आप यहाँ पे रख करके लगा सकते हैं। तरीका यही वाला रहेगा। आगे आपको यहाँ पे देखना है वर्क डन के बारे में एक और चीज रह जाती है, दैट इज थर्मल स्ट्रेस। तो पहले हम यहाँ पे आपको थर्मल स्ट्रेस के बारे में बता देते हैं। थर्मल स्ट्रेस के बारे में इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल जरा समझ लीजिए। ये कोई वायर है, ऐसे ही रखा हुआ है, इसको गर्म कर दिया गया है डी थीटा पॉजिटिव। इसकी लंबाई मान लीजिए L0 थी इनिशियल, यंग्स मॉडुलस Y है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा है, गर्म कर दिया गया है। सवाल पूछ रहा है थर्मल स्ट्रेस, और ध्यान से देखें अगर सवाल ने कहा है कि यहाँ से यहाँ तक गर्म किया है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सब रखा गया है, फिर थर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है। अभी मैं उसका फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे स्ट्रेस का 0 है, क्योंकि कोई स्ट्रेस यहाँ पे पैदा हुआ ही नहीं है। क्योंकि स्ट्रेस पैदा तब होता है जब कोई भी दो काम उल्टे उल्टे किए जाते हैं। जब हम कोई काम ऐसा करते हैं जिसको करने में हमारा मन नहीं लगता है, तो हम अपने आप को बहुत थका हुआ पाते हैं, क्योंकि हमारा उस काम को करने में मन लग ही नहीं रहा था। तो जबरदस्ती जब भी कोई काम किया जाएगा वो हमेशा थकावट वाला होगा, कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा नहीं देने वाला। तो यहाँ पे अपने बात चाहते थे वायर को गर्म करना, वायर की लंबाई को फैलाना, वायर की लंबाई फैल गई, उसमें स्ट्रेस जैसी कोई बात ही नहीं। फिर यही सवाल पैंतरा बदल के आता है कि एक साइड हमने इसका क्लैंप कर रखा है, अब फिर वही काम कर दिया गया है, फिर वही सारी न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर पूछ रहा है थर्मल स्ट्रेस। अगेन द आंसर इज 0, क्योंकि अभी पहले वाले केस में दोनों तरफ से वायर की लंबाई का मौका था, अभी सिर्फ एक तरफा मौका है, लेकिन मौका तो है, तो ये वायर इस तरफ से फैल जाएगा। अब यही सवाल आ रहा है, अब की बार दोनों एंड से इसको क्लैंप कर रखा गया है। कहेंगे हाँ, अब बात आती है स्ट्रेस वाली, क्योंकि आप गर्म भी कर रहे हो और दोनों तरफ से आपने इसको क्लैंप भी करके रखा हुआ है, यानी कि गर्म करना भी चाहते हो, वायर की लंबाई बढ़ाना भी चाहते हो और बढ़ने देना भी नहीं चाहते। तो यहाँ पे यही आंसर, डी थीटा पॉजिटिव है तब भी वही आंसर होगा, डी थीटा नेगेटिव होगा तब भी वही आंसर होगा, क्योंकि जब इसको कूल डाउन करोगे तो ये कॉम्प्रेस होने की कोशिश करेगा और आप इसको दोनों सिरे पे क्लैंप करके आप इसको कॉम्प्रेस भी नहीं होने देना चाहते हैं। तो अब आंसर नॉन जीरो रहेंगे। तो L थीटा बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, L थीटा माइनस L0 बराबर L0 अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा L बराबर L0 अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा L अपॉन L0 अल्फा डेल्टा थीटा। और ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन, और इसी को आप कह सकते हो ब्रेकिंग स्ट्रेन। कीप इट इन माइंड, आल्सो नेम एज ब्रेकिंग स्ट्रेन। अब आगे बात आएगी F अपॉन A बराबर होता है Y डेल्टा L अपॉन L, Y डेल्टा L अपॉन L। तो F अपॉन A बराबर हो गया Y अल्फा डेल्टा थीटा। ये क्या हो गया, कहेंगे ये हो गया थर्मल स्ट्रेस, और दूसरा नाम ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये हो गया ब्रेकिंग स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन, ब्रेकिंग स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस। और यहीं पे F बराबर हो जाएगा Y A अल्फा डेल्टा थीटा, F बराबर Y A अल्फा डेल्टा थीटा।
ये ब्रेकिंग फोर्स वाली बात हो गई। दिस इज अबाउट ब्रेकिंग फोर्स या थर्मल फोर्स आप कह सकते हो उसको। अब यहाँ पे समझिए क्या नाम दिया इसको, ब्रेकिंग स्ट्रेन, ये क्या हो गया ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये हो गया ब्रेकिंग फोर्स। ध्यान रहे ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है। ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ है। ये बातें हुई हमारे पास थर्मल स्ट्रेस के बारे में। अब हम लोग यहाँ के आज की आखिरी चीज देखने जा रहे हैं, दैट इज वर्क डन। हमने कहा कि किसी वायर के ऊपर वर्क डन की बात करेंगे, इसी में कंसेप्ट आएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी। कहा जाएगा किसी इलास्टिक वायर को हमें जो है खींचना है, खींच करके हमें खींचना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाएंगे तो वायर की लंबाई बढ़ेगी और वर्क डन होगा। हाफ पार्ट वर्क डन का स्टोर हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द हाफ पार्ट लॉस हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ हीट। तो W बराबर पूछा जाए तो F इंटू स्मॉल एल, लेकिन U अगर पूछा जाए तो ये हाफ FL हो गया। यहाँ पे आप चाहें तो एरिया से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे लंबाई से डिवाइड कर लीजिए, ये एरिया इंटू लेंथ कर लीजिए, और ये U हो गया, ये एरिया में 2 डायमेंशन, लेंथ में 1 डायमेंशन, ये पूरा मिला के वॉल्यूम हो गया। U अपॉन वॉल्यूम बराबर हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। UD एनर्जी डेंसिटी कह दिया गया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये एक फॉर्मेट हो गया। अभी यहीं पे UD बराबर हाफ स्ट्रेस की जगह पे Y इंटू स्ट्रेन कर दीजिए तो ये ऐसा आ जाएगा। ग्राफ अगर खींचना चाहते हैं तो स्ट्रेन और UD के बीच में ग्राफ भी खींच जाएगा और ये पैराबोला होगा। और स्ट्रेन चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है इसलिए ग्राफ ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेन की जगह पे आप चाहें तो स्ट्रेस अपॉन Y लिख सकते हैं, तो ये हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन Y हो जाएगा। ये भी हो गया एनर्जी डेंसिटी का एक आइडिया, ये भी हो गया एनर्जी डेंसिटी का आइडिया। और हाँ, फिर से एक बार ग्राफ खींचने की बात है तो ये स्ट्रेस हो गया और ये UD हो गया। अब की बार ग्राफ ऊपर ही रहेगा क्योंकि स्ट्रेस में किसी को भी आप नेगेटिव करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। तो बच्चों जो है ये सारी चीजें थी हमारे पास फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इलास्टिसिटी के लिए बारे में। एंड दिस वाज डे 15 लेक्चर ऑफ योर क्रैश कोर्स। खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।